खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अब हम जो सीरीज़ है ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, उसको कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक हमने ये लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर मैंने जो आ, ये वायलेंस के एक्ट, कम्युनलिज्म का राइज जो सोसाइटी में हो रहा था, उधर से मैंने कहा था कि जिन्ना साहब जो हैं वो, उन्होंने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी 1920 में, तो फॉर 17 ईयर्स उन्होंने कोशिश की कि ठीक है, अगर ऑल इंडिया का लीडर मैं नहीं बन सकता तो कम से कम मुसलमानों का लीडर मैं बन जाऊं। और उसमें उन्होंने जो कोशिशें की उसमें वो कामयाबी हुए। उन इनके साथ साथ और भी बड़े लीडर थे। पंजाब से दो बहुत बड़े नाम थे, सर फजले हुसैन जो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जिन्होंने फॉर्म की, और जो 1937 का इलेक्शन जीती और पंजाब में उसने हुकूमत की। ये पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी मुसलमान, हिंदुओं और सिखों की मदद से, यानी एक इंटर कम्युनल पार्टी थी। ठीक है। फिर आप देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खैबर पख्तूनख्वा में खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार ख़ान के, और कांग्रेस ने वहाँ पे हुकूमत बनाई। सिंध के अंदर अल्लाह बख्श उमरू थे, GM सैयद थे, सर्फ हिदायतुल्लाह हुसैन, ये इस किस्म के लोग थे जिन्होंने सिंध नेशनल पार्टी बनाई हुई थी। इस किस्म की रीजनल पार्टीज थी। बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग भी थी, और साथ साथ कृषक श्रमिक पार्टी काजी फजलुल हक ने बनाई थी। तो इस दौरान में मुसलमानों का लीडर बनने के लिए जिन्ना साहब को बाकी लीडर्स के साथ कोऑपरेट भी करना पड़ा, उनसे compete भी करना पड़ा। और हम देखते हैं कि 1932 में सर शफी की डेथ हो जाती है। 1936 में सर फजले हुसैन की डेथ हो जाती है। तो दो बड़े कंटेंडर्स फॉर पावर आर गॉन। इसके अलावा सर आगा खान बहुत बड़े लीडर थे मुसलमानों के, बल्कि इन सारों के गुरु, ये जो प्रो ब्रिटिश लॉयलिस्ट थे, उनके गुरु ये थे। और जिन्ना साहब वॉज एट दैट टाइम एन इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन, जो कि अंग्रेज़ों के साथ इस तरह नहीं मिले जिस तरह बाद में उन्होंने कोऑपरेट किया। तब तक ही ट्राइड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश. Leaving the Congress was a decision which had its implications and he had to live with that. ये मैंने समझाने की कोशिश की है अपनी किताब जिन्ना, his successes, failures and role in history. इसमें कोई शक नहीं कि जिन्ना was a leader who wanted to be the leader number one. लीडर नंबर 2 बनने को वो तैयार नहीं थे, फॉर गुड एंड बैड, सो कीप दैट इन माइंड। तो ये जो सेकंड फेज है, इसको मैं कहता हूँ मुस्लिम कम्युनिटेरियनिज्म। जिन्ना साहब ने क्या आइडिया दिया, देखें, कांग्रेस की तरफ से मैंने बताया था आइडिया आ चुका था। वो जो है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट वाज ऑल इन द पब्लिक। उसमें कहा गया था कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट होगी जिसका कोई मजहब नहीं होगा। देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, men and women will have equal rights, elections would be on the basis of यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ जी। और कांग्रेस ने यह भी कहा था कि इंडिया एक फेडरेशन होगी विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इफेक्टिव सेंटर। और सेंटर के पास शायद 39 आइटम्स थे, 67 आइटम्स शायद प्रोविंसेस के पास थे। वो सारी डिटेल्स मेरी आपको किताब में मिल जाएंगी। जिसको जिन्ना साहब ने बॉयकॉट किया था, ही वांटेड के जो उनके 3-4 डिमांड्स थे ना, कि 1/3 मुसलमान रिप्रेजेंटेशन हो और सेपरेट इलेक्टेड्स भी हों। हाँ, मुसलमान खुद छोड़ना चाहें तो एक और बात है, जो कि लखनऊ पैक्ट के बाद ये झगड़े पड़ गए थे, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो इस दौरान में 2-3 वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। पहली शायद हुई थी 1930 में या 31 में, जिसमें
जिन्ना साहब एट गॉन देयर आई थिंक 31 में। तो वहाँ पे ज़्यादा रोल नज़र आता है मियाँ सर शफ़ी का मुसलमानों की तरफ से, एंड जिन्ना साहब वाज नॉट वन ऑफ द प्रॉमिनेंट लीडर्स, एंड सर आगा खान, ये दोनों वहाँ पे मुसलमान पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे अपोज टू द कांग्रेस। डॉक्टर अंबेडकर भी थे, क्योंकि दलित जो हैं उनका अपर कास्ट हिंदुओं के साथ जो एक हिस्टोरिकल मजहबी वो एक झगड़ा है वो आप भी जानते हैं, लिहाजा मुझे उसकी रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों ने हर किस्म के लोगों को बुलाया हुआ था, प्रिंसेस वहाँ पे थे, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था, और रीजनल लीडर्स भी बुलाए हुए थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अलामा इकबाल, पहली दफ़ा तो नहीं बुलाया गया उन्हें, सेकंड में वो भी आ गए, तो वो भी मुस्लिम सेपरेट इंटरेस्ट, सेपरेट इलेक्टरेट्स के हक में थे। सिख लीडर भी आए हुए थे, और सिख जो हैं वो कह रहे थे कि अगर मुसलमानों को ज़्यादा सीटें मिलती हैं उनकी पॉपुलेशन से माइनॉरिटी प्रोविंसेस में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है, तो पंजाब में फिर हमें दें आप ज़्यादा। द सिक्स वर ओनली 13.2%, लेकिन जो उन्होंने फार्मूला बनाया वो ये था कि 40% पंजाब में मुसलमानों को, हालांकि मुसलमानों की परसेंटेज उस ज़माने में 56% थी। हिंदुओं की जो उस ज़माने में 28-29% थी, उन्होंने कहा 30% उनको दी जाए, और हम सिखों को 30% दी जाए, नॉट 13.2 और 20, बल्कि मोर देन ट्वाइस। तो ये इस किस्म के वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रॉब्लम्स हुए। सर शफ़ी की बेटी जो हैं बेगम शाहनवाज लिखती हैं कि वी वर ऑलमोस्ट अग्रीड कि कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का समझौता हो जाए, लेकिन सेपरेट इलेक्टरेट्स और ये जो थे इस किस्म की कि मुसलमानों को पंजाब में पॉपुलेशन के मुताबिक सीटें मिलेंगी, इसके ऊपर सिख रियाजी नहीं हुए और हिंदू महासभा नहीं हुई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये वो पीरियड है जब जिन्ना साहब मुस्लिम कम्युनिटेरियनिज्म के हामी थे। उसमें सर आगा खान भी आ जाते हैं, उसमें सर शफ़ी भी आ जाते हैं, उसमें सर फजले हुसैन भी आ जाते हैं। दे वर ऑल ट्राइंग टू आर्ग्यू के मुसलमानों के अलग इंटरेस्ट जो हैं और इनकी अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बट एट दैट टाइम पार्टीशन ऑफ इंडिया का आइडिया नहीं था। पार्टीशन के आइडिया लोगों के जहन में था, हिंदू सोच भी थी, मुसलमान भी थी, सिखों में भी थी, लेकिन मेन स्ट्रीम जो है ना, मेन जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का लीडर था कांग्रेस के लोग, या ये कम्युनल किस्म की इश्यूज, और प्रिंसली स्टेट्स वर देयर टू सी टू इट के ज़्यादा कंसेशंस ना मिले एट देयर एक्सपेंस। दे डिडंट वांट टू सरेंडर देयर ओन इंटरनल ऑटोनॉमी टू एनीथिंग। तो अंग्रेज़ों ने उनको भी बुलाया हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको सेपरेट इलेक्टरेट्स दे देते हैं। ये सेपरेट इलेक्टरेट्स फिर 1932 का जो कम्युनल अवार्ड है उसमें भी दिए गए, और उसके बाद महात्मा गांधी का और डॉक्टर अंबेडकर का पूना में पैक्ट हुआ, जिसके मुतालिक यही कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं फास्ट अनटू डेथ, मरण भरत करूँगा अगर ये जो दलित हैं इनको हिंदुओं से बाहर राइट्स दिए जाएं। दे आर पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। हाँ, हम इनको प्रॉमिस करते हैं कि इनके लिए सीट्स रिजर्व कर देंगे, इनकी जितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा कर देंगे। तो वो समझौता हुआ। डॉक्टर अंबेडकर टिल द वेरी एंड थॉट के गांधी ब्लैकमेल्ड हिम इनटू अग्रीइंग टू दैट, बिकॉज अगर वो इफ़ ही हैड डाइड तो फिर दलित्स के ऊपर सारे हिंदुओं का वो जो है ना एंगर जो है उन पे आता। सो ही हैड टू डू इट, ही डिडंट डू इट हैप्पीली। लेकिन आप कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट इज़ वन, और पूना पैक्ट की वजह से दलित्स को भी रिजर्वेशन जो हैं जो प्रॉमिस की गई थी वो बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड हुई। मुसलमानों में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का आइडिया और
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 1 man 1 vote को अपोज किया जिन्ना साहब ने, इन्होंने कहा कि नहीं, वी वांट ओवर रिप्रेजेंटेशन 1/3 इन द सेंट्रल असेंबली, और जहां हमारी मुसलमानों के स्पेशल इंटरेस्ट हम चाहते हैं, बट इन अ लूजली यूनाइटेड इंडिया, ऑल पावर्स एक्चुअली बिलोंगिंग वेस्टेड इन द प्रोविंसेस। इस दौरान हम समझते हैं कि जिन्ना साहब की ये सेकंड फेज है, एंड आई कॉल इट ही वॉज अ मुस्लिम कम्यूनिटेरियन। कम्यूनिटेरियन का मतलब है अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरी कम्युनिटियों से झगड़ा करें। जब ये कम्यूनिटेरियनिज्म नफरत में पैदा हो जाती है तो उसे कहा जाता है कम्युनलिज्म। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेज विच वी विल हैव टू डिस्कस। तो आप देखें कि ये जो है आफ्टर लिविंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्ना साहब के जो फिर 17 साल हैं वो हैं हाउ टू बी एक्सेप्टेड एज द सुप्रीम लीडर ऑफ द मुस्लिम्स, एंड दैट वाज नॉट completed until 1937. We'll come to that in the next phase of this freedom struggle series. इस दौरान में जो 2-3 चीज़ें हुई वो भगत सिंह और इनके कॉमरेड्स को हैंग किया गया फॉर सर्टन एक्ट्स ऑफ वायलेंस, टेररिज्म भी आप कह सकते हैं, जिसमें कम से कम वो क्या कहते हैं, लाहौर के अंदर जो सॉन्डर्स असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मारा था, और चन्नन सिंह जो कि सिख कांस्टेबल के 2 मारे गए थे, इनकी बुनियाद ये भी हुआ। इस दौरान ऑल वाइट साइमन कमीशन भी आई। उस साइमन कमीशन पे कांग्रेस ने और जिन्ना के जिन्ना, मुस्लिम लीग टूट गई थी बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ जिन्ना एंड फॉलोअर्स ऑफ सर शफ़ी। सर शफ़ी के साथ थे आगा खान एंड अलामा इकबाल, ये बेसिकली इस तरफ, हाँ जी। और जिन्ना साहब के साथ ज़्यादातर उस ज़माने के ये जो मुस्लिम लीडर थे वो थे, एंड दे बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन। तो वहाँ पे हम देखते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा वर मोर और लेस ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो देखें ये जो हुआ है बाद में अल्टीमेटली, उसको समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे इंडिया में राइट सेल्फ रूल मांगा जा रहा है, इंडिपेंडेंस डिमांड कर दी कांग्रेस ने 1929 में लाहौर में, हाँ जी। पूरन वो क्या है यार, स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अलामा इकबाल ने वहाँ पे जो, आई थिंक विल कम टू इकबाल लेटर, कि ये मुस्लिम सेपरेटिज्म की लॉजिक क्या बनी, हाँ जी। तो ड्यूरिंग दिस कम्युनिटेरियन पीरियड द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन कांग्रेस वांटिंग टू have a united India with an effective center, a federation with an effective central government, or Jinnah Sahab and the rest of the Muslim leaders wanting a very decentralized, loosely united India in which the center only has powers over foreign affairs, military affairs, and maybe communications, with very limited right to raise taxes. ऑल रियल राइट्स वर लेफ्ट टू द प्रोविंसेस। इस पे अग्रीमेंट नहीं हो सकी। और देखें पंजाब के अंदर सिखों का और मुसलमानों का एक झगड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान 56% थे और सिख सिर्फ 13.2% थे। उनके लीडर्स ने कहा कि नहीं जी, हमें 30% दी जाए रिप्रेजेंटेशन पंजाब में, मुसलमानों को 56 से कम करके 40% दी जाए, और हिंदू जो 28-29 थे उनको भी 30% दी जाए। तो आप देखें ये हर जगह पे इस किस्म की वो क्या कहते हैं इक्वेशंस बन रही थी, समटाइम्स इन कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम्स टुगेदर, बट दिस वाज अ पीरियड व्हेन ब्रिटिश पावर ओवर इंडिया वाज नॉट चैलेंज्ड। क्वेश्चन उठ रहे थे कि हमें आज़ादी दे दें, हमें ये कर दें,
लेकिन नज़र नहीं था आता कि अंग्रेज़ जाने वाले हैं, ना ही उनका कोई जाने का प्रोग्राम है। मैंने शो किया है कि जून 1929 में जिन्ना साहब रोट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड कि देखें हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस हिंदुस्तान को टोटल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाना चाहती है और लोग जो हैं वो उसके साथ हैं। जिन्ना साहब एडमिट्स दिस। लेकिन अगर इसको आपने रोकना है तो आप इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दें। डोमिनियन स्टेटस क्या था? उस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, न्यू फाउंडलैंड, ये वो इलाके थे जहाँ पे वाइट ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने जाके सेटल किया था। तो इनको डोमिनियन मान लिया गया कि आप अपने इलेक्शन करवाएं, आप इंटरनल जितनी भी ऑटोनमी है करें, लेकिन द ओवरऑल हेड ऑफ द दिस ब्रिटिश जो आपकी स्टेट के होंगे वो द ब्रिटिश मॉनर्क होगा। कांग्रेस ने 1928 के मोतीलाल नेहरू में एग्री किया कि वी जस्ट वांट डोमिनियन स्टेटस, लेकिन अंग्रेज़ों ने डोमिनियन स्टेटस भी नहीं, ना जिन्ना साहब की बात मानी, ना 1928 के मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट की मानी। तो उसके बाद तो 1929 में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट फ्रीडम की बात हुई लाहौर में, तो उसको भी नहीं माना। सो द ब्रिटिश, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वर नॉट इन अ मूड, हैड नो प्लान्स ऑफ लिविंग इंडिया व्हेन दिस पीरियड फ्रॉम 1920 टू 1937 अगर आप कहें, इस पीरियड में अभी अंग्रेज वो वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे आने के बाद हमने इंडिया को यूनाइट किया है, इसको मॉडर्न फैसिलिटीज़ दी हैं, इसको मॉडर्न तरीके से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया है, इसकी एक इंडियन आर्मी बनाई है जिसको पूरा वेल ट्रेंड किया है। और ये मानना पड़ेगा, अंग्रेज़ों के आने से पहले जब तक एक इंडियन आर्मी नहीं थी बनी, लार्ज आर्मी वेल ट्रेंड, तो हमलावर जो भी आते थे यहाँ के लोगों को डिफीट करके और वो हुकूमत कर लेते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक वेरी वेल ट्रेंड, वेल आर्म्ड, मॉडर्न आर्मी भी बनाई, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी बनाई, उन्होंने कॉलेज खोले, स्कूल खोले, जो कि उनकी कंट्रीब्यूशन है। सो दे फेल्ट कि वी हैव डन अ लॉट ऑफ गुड टू इंडिया। वो दूसरी बात है कि ये एविडेंस है कि अंग्रेज़ों ने जो यहाँ से लूट मार की, ख़ास तौर पे ये लूट मार तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई जो 1857 में उस तरीके से ख़त्म हो गई। लेकिन 1858 में व्हेन इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल, द मॉनर्क बिकेम द एम्परर, एम्प्रेस विक्टोरिया थी, हाँ जी। तो देन इंडिया वॉज रूल्ड through the Governor General and Viceroy together. He was Governor General as the overall representative of British state as well as the representative of the monarch as Viceroy, दो offices. तो उस ज़माने में the British had no idea कि हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये है फेज़ 1920 to let's say 1935 कहना चाहिए, not 37. I withdraw that. This is the period. यानी 37, 35 को गिनने का तरीका जो है ना, ये बदलता रहता है एज यू लुक एट द इवेंट्स विच अनफोल्डेड। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर listening to me today, and if you like my videos, please subscribe to my YouTube channel and express your liking if you think it's a useful video for you. Thank you so much. All the best.